दोस्तों नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित हों। दोस्तों, कोरोना महामारी से देश का ऐसा कोई नगर नहीं, ऐसा कोई कस्बा नहीं, ऐसा कोई गांव नहीं बचा जो इस महामारी की चपेट में न आया। दोस्तों, हमारा देश बुरी तरीके से कोरोना संक्रमण की जब्त में आ चुका है, गिरफ्त में आ चुका है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम अब भी आपसी मतभेदों में उलझे हुए हैं। आज दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे देश में 4 लाख से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए। इसके अलावा 3500 से अधिक लोगों ने आज अपने जीवन से हाथ धो दिया और हमारे देश में जो कुल संक्रमितों का आंकड़ा है वो 32 लाख को पार कर गया है। यानी कि 32,68,000 से ज़्यादा हमारे देश में इस वक्त में एक्टिव केस है जो कोरोना संक्रमण से लड़ रहे हैं, अपनी ज़िंदगी बचाने का लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहीं भी लोगों को सफलता नहीं मिल रही है। इसके अलावा दोस्तों कुल 1,91,00,000 से अधिक लोग अब तक इस महामारी की चपेट में हमारे देश में आ चुके हैं। दोस्तों, आज जो हाईकोर्ट में हुआ मैं आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने आज बड़ी कठोर टिप्पणी की और कोर्ट ने कहा कि अब पानी सिर से ऊपर उतर चुका है। आप इस बयान का मतलब समझ सकते हैं, इस बयान की गंभीरता को आप समझ सकते हैं। देश के तमाम नगरों में शमशान घाटों पर लोग इस इंतज़ार में हैं, कतार में लगे हुए हैं कि कब उनका नंबर आए और कब वो अपने चहेतों का अंतिम संस्कार करें। किसने सोचा था कि संक्रमण की ऐसी विकराल स्थिति होगी कि लोग इस तरीके से परेशानियों का सामना करेंगे और इस प्रकार से अपने घरों में कैद हो जाएंगे। दोस्तों, ये वास्तव में मानव जाति पर बड़ा ही विकट समय है। इसे हम सभी को कहीं ना कहीं मिलकर के इससे लड़ना है। इसके अलावा दोस्तों आज हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली को जो ऑक्सीजन की सप्लाई है उसमें बाधा नहीं पहुंचनी चाहिए। जो कालाबाजारी कर रहे हैं उन तत्वों पर कार्रवाई की जाए और केंद्र सरकार को अपनी जिम्मेदारी समझनी है। केंद्र सरकार ने भी यहाँ पर दलील दी और कहा कि लगभग 2020 में हम 6,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन कर रहे थे, जो अब 9,000 मीट्रिक टन के करीब हो गई है और इसके अलावा 50,000 मीट्रिक टन के करीब ऑक्सीजन का केंद्र सरकार आयात कर रही है। लगातार नए नए प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, लेकिन दोस्तों हमारे स्वास्थ्य सिस्टम में कहीं ना कहीं काफ़ी खामियां हैं। और दोस्तों इसका ताज़ा उदाहरण रहा दिल्ली का बत्रा अस्पताल, जहां पर 12 बजे के करीब ऑक्सीजन की जो सप्लाई थी वो न्यून हो गई थी, एक तरीके से आप समाप्त मान लीजिए। और 12 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक मरीज तड़पते रहे, मरीज परेशान रहे, वो भी उस अस्पताल में, देश के उस बड़े अस्पताल में जहाँ पर आईसीयू में 300 से अधिक मरीज हों और उनमें से भी 200 से अधिक मरीज क्रिटिकल कंडीशन में हो। वहाँ पर दोस्तों 8 लोगों की जान चली जाना काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और उसके अलावा दोस्तों 2 चिकित्सा कर्मियों की, 2 डॉक्टरों की भी आज बत्रा अस्पताल की जान चली गई, जो कोरोना वायरस से लड़ रहे थे, जो कोरोना वॉरियर्स थे, कोरोना योद्धा थे। कहीं ना कहीं उन्होंने भी आज इस वायरस में अपने जीवन से हाथ धो दिया। मैं उन कोरोना वॉरियर्स को भी नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। दोस्तों, हमारे देश की स्थिति जो आंकड़े दिखाई जा रहे हैं वास्तव में उनसे कहीं बदतर हो चुकी है। अभी ये महामारी ग्रामीण भारत की ओर रुख कर चुकी है और ग्रामीण भारत को भी अपनी चपेट में ले रही है। कहीं ना कहीं हमें काफ़ी सावधान रहने की आवश्यकता है, सचेत रहने की आवश्यकता है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे देश में इस वक्त में जो वैक्सीन का जो इस्तेमाल हो रहा है वो केवल 2 वैक्सीन्स लगाई जा रही है लोगों को। इसमें कोविशील्ड और कोवैक्सीन, जो मुख्य तौर पर 2 वैक्सीन हमारे देश में इस्तेमाल की जा रही हैं। इसके अलावा दोस्तों स्पुतनिक वी की भी हमारे देश में आज पहली खेप रूस की तरफ से हमें दे दी गई, जो एक सकारात्मक खबर है। कहीं ना कहीं इस वायरस से लड़ने में हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये खबर है और ये वैक्सीन साबित होने वाली है हम सभी के लिए। तो रूस इसके लिए कहीं ना कहीं इस संकट की घड़ी में धन्यवाद का पात्र है कि किस तरीके से वो हमारा सहयोग कर रहा है संक्रमण की घड़ी में। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा देश लगातार, चाहे राजनीतिक स्तर पर हो, सामाजिक स्तर पर हो, आपसी मतभेदों के कारण पिछड़ता रहा है। हम हमेशा से एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं। निजी हित, राष्ट्र हित से
ऊपर हो जाते हैं। आज केजरीवाल ने इस बात का यहाँ पर जिक्र किया कि दिल्ली को 976 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आवश्यकता है, लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली को ऑक्सीजन दी नहीं जा रही है। वहीं पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि 490 जो मीट्रिक टन ऑक्सीजन आज हाईकोर्ट ने भी कहा कि केंद्र को उपलब्ध करानी है दिल्ली के लिए। कहीं ना कहीं उसका ऑर्डर तो हो चुका है, लेकिन उसके रास्ते में बहुत सी बाधाएं हैं, जिस वजह से वो ऑक्सीजन राजधानी में नहीं पहुंच रही है। और राजधानी आज एक परमाणु बम के ढेर पर मैं कहूँगा। इस वायरस को मैं परमाणु बम की तरह मानता हूँ, क्योंकि जितना नुकसान परमाणु बम ने नहीं पहुँचाया हिरोशिमा और नागासाकी में, उससे कहीं अधिक नुकसान ये वायरस पहुँचा रही है। तो इस परमाणु बम से हम सभी को बचने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं अपनी जान हमें बचाने की आवश्यकता है, मानवता का संरक्षण करने की आवश्यकता है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम 15,000 बेड्स की व्यवस्था कर रहे हैं। इस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने काफ़ी कड़ी टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने कहा कि क्या खाली बेड से मरीजों की जान बचाई जा सकती है? जब आपके पास ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है तो आप किस प्रकार से इस देश की जनता को, इस देश के नागरिकों को बचाएंगे, आपको वो भी बताना चाहिए। और इसके अलावा आज हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से ये भी कहा कि आपको सेना की मदद लेने में क्या दिक्कत है, आप सेना का सहयोग क्यों नहीं ले रहे हैं। इस पर केजरीवाल ने कहा कि हम प्रयास कर रहे हैं कि अपने स्तर पर ही मिल करके केंद्र सरकार से बात करके इस महामारी से हम निश्चित तौर पर निजात पा सकें। लेकिन कहीं ना कहीं संतोषजनक जवाब केंद्र सरकार हो या फिर दिल्ली सरकार कोर्ट को नहीं दे सके। कोर्ट ने इसके बाद कहा कि यदि दिल्ली को लगातार इसी प्रकार से ऑक्सीजन में बाधा पहुंचाई जाती रही और कोर्ट के ऑर्डर की अवमानना होती रही तो कोर्ट को निश्चित तौर पर कठोर कार्रवाई करनी पड़ेगी। अवमानना का नोटिस केंद्र सरकार को जारी किया जाए। दोस्तों आप समझ सकते हैं, जब देश की अदालतें इस प्रकार से मुखर तौर पर आकर के सरकारों को लताड़ने लगे तो देश की स्थिति क्या हो चुकी है, ये बताने की बात नहीं रह जाती। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज महाराष्ट्र का 61वां स्थापना दिवस था। इस मौके पर उद्धव ठाकरे ने अपने राज्य के नागरिकों को संबोधित किया वर्चुअली और कहा कि हमें इस महामारी से मिलकर के लड़ना है और महाराष्ट्र धीरे धीरे बिना संपूर्ण लॉकडाउन के, यानी कि मिनी लॉकडाउन से ही महाराष्ट्र इस महामारी से पार पाने का प्रयास कर रहा है। और यदि हम ये लॉकडाउन ना लगाते तो तकरीबन 10 से 15 लाख एक्टिव केस आज हमारे राज्य में होते। दोस्तों मैं आपको इसके अलावा एक महत्वपूर्ण खबर और देना चाहूँगा कि महाराष्ट्र सरकार ने ये आदेश जारी किया है कि अब महाराष्ट्र में यदि कोई भी विवाह होता है उसे आपको केवल और केवल 2 घंटे में ही संपन्न कराना होगा, जिस पर वहाँ के तमाम पंडितों ने आपत्ति व्यक्त की है, जो कि काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। एक तरफ जहाँ देश संक्रमण से जूझ रहा है, वहीं पर ये पंडित लोग कुतर्क करने में लगे हैं। दोस्तों मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता, लेकिन महामारी के इस काल में हम सभी को ये समझना चाहिए कि हमें निश्चित तौर पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और दोस्तों इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि जितने भी विवाह समारोह हैं उनमें केवल और केवल 25 लोगों के शामिल होने की वहाँ पर महाराष्ट्र सरकार ने एक गाइडलाइन जारी की है। इससे अधिक यदि कोई भी शामिल होता है तो उस पर निश्चित तौर पर कठोरतम कार्रवाई का वहाँ पर प्रावधान किया गया है। वहीं पर ऑक्सीजन को लेकर आज केंद्र सरकार ने बताया कि हम सबसे अधिक ऑक्सीजन सप्लाई महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों को कर रहे हैं। कर्नाटक जैसे राज्यों को, जहां पर संक्रमण के फैलने का सबसे अधिक खतरा है, इन राज्यों को केंद्र सरकार प्राथमिकता में रख रही है और लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि लोगों के जीवन को बचाया जा सके। केंद्र सरकार ने कहा कि हम 50,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन आयात कर रहे हैं। इसके अलावा लगातार ऑक्सीजन की जो मांग है वो बढ़ रही है, उसके हिसाब से केंद्र सरकार लगातार ऑक्सीजन की आपूर्ति को सुलभ बनाने में लगी हुई है। दोस्तों ये तमाम दलील आज हाईकोर्ट में सरकारों ने रखी, लेकिन क्या ये वास्तु स्थिति को सुधारने के लिए पर्याप्त है? जो हमारे देश में आज संक्रमण का हाल है, जिस तरीके से लोग महामारी की भेंट चढ़ रहे हैं, कल जिस प्रकार से देश के प्रख्यात पत्रकार रोहित सरदाना जी ने हम सभी को इस दुनिया से वो चले गए और हम सभी को छोड़ करके एक गंभीर पीड़ा के बीच में आज वो चले गए हैं, तो ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण
उनका जाना रहा एक पत्रकारिता जगत के लिए एक काफ़ी बड़ी क्षति मैं इसको मानता हूँ। और व्यक्तिगत तौर पर भी यदि मैं कहूँ तो हम जैसे बच्चों के लिए जो आज शिक्षा के क्षेत्र में हो या फिर किसी अन्य क्षेत्र में जो भी व्यक्ति करियर बना रहा है, ऐसे लोग उन सभी के रोल मॉडल्स होते हैं। जो पत्रकारिता हो या फिर किसी भी अन्य मुकाम पर जाना चाहते हैं, उन सभी के लिए ऐसे लोगों का जाना एक काफ़ी दुखद समाचार है। और देश के अनेक लोग इस महामारी की भेंट चढ़ रहे हैं, अनेक परिवार इस महामारी ने आज बर्बाद कर दी है। हम सभी को निश्चित तौर पर इस महामारी को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है, अन्यथा देश के अंदर तीसरी लहर आने की भी जो संभावना आज व्यक्त की गई है। महाराष्ट्र में जिस तरीके से महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि उन्होंने जो टास्क फोर्स गठित की थी उसके अनुसार देश में अगस्त से सितंबर के बीच में तीसरी लहर आने की संभावना है। और वहीं पर यदि इस महामारी की पीक की बात की जाए तो मई में इस महामारी का पीक आने की संभावना है, यानी कि 10 से 15 मई के बीच में जो एक्सपर्ट्स की राय बता रही है इस महामारी का पीक हो। आज हाईकोर्ट ने उस पर भी सवाल किया। वहीं पर महाराष्ट्र सरकार भी लगातार इस बात को सुनिश्चित करने में लगी हुई है, क्योंकि महाराष्ट्र संक्रमण से सबसे अधिक इस वक्त में ग्रस्त है कि किस तरीके से तीसरी लहर से बचाव के लिए तैयारी की जाए, क्योंकि ये देश मुझे नहीं लगता कि दूसरी लहर से भी बचने के लिए तैयार था। तो फिर तीसरी में क्या हाल होगा, आप उस बात को भी समझ सकते हैं। खैर, आप सभी सकारात्मक विचारों से अपने आप को युक्त रखें, पॉजिटिव सोचें। इस महामारी को मात देने का केवल और केवल यही तरीका है कि आप सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ें और जितना हो सके सामाजिक दूरी का पालन करते हुए कम से कम घरों से बाहर निकलने का प्रयास करें। नमस्कार दोस्तों।